नमस्कार मित्रों, कक्षा 8वीं की विज्ञान का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज अपना अगला भाग रहेगा उर्वरक एवं खाद में अंतर। प्रथम पाठ का अगला भाग है, दूसरा भाग है। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण होते हैं, यानी उर्वरक कैसे होते हैं? अकार्बनिक लवण होते हैं। जबकि खाद ये प्राकृतिक पदार्थ हैं जो कि गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होती है। यानी उर्वरक रासायनिक रूप से बनाए जाते हैं, फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, जबकि खाद अपनी क्या होती है? प्राकृतिक पदार्थों से बनाई जाती है और अपने खेतों में ही इसका उत्पादन होता है। यानी उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है जिसमें ह्यूमस होते हैं, जिसे अपने पढ़ा, वो उर्वरक से प्राप्त नहीं होते। जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में क्या प्राप्त होते हैं? ह्यूमस प्राप्त होते हैं। ये तीन मुख्य अंतर। आगे वापस चौथा अंतर देखते हैं। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की प्रचुरता होती है। यानी ये पदार्थ इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। किसमें? उर्वरक में। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जैसे अपने यूरिया है, डीएपी है, यानी बहुत सारे उर्वरकों का उपयोग करते हैं खेत में। और खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं? कम होते हैं। लेकिन खाद है, जो जैविक खाद है, वो फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। और जो उपयोग करते हैं, जो फसल उत्पाद का उपयोग करते हैं, जो उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। जबकि रासायनिक है, आपको पता ही है कितनी हानिकारक है। तो सारणी में हमने खाद एवं उर्वरक के बीच अंतर को जाना। अब खाद के लाभ देख लेते हैं। खाद के क्या लाभ है? जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसके मुख्य कारण है। क्या कारण है देखते हैं। ये मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे क्या होती है? मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है खाद के उपयोग से, जबकि उर्वरक के उपयोग से ऐसा नहीं होता। इससे मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होती है। यानी मिट्टी पोली हो जाती है, रंध्र युक्त हो जाती है, जिससे गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। और इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। यानी जो कि फसल के लिए लाभदायक जीव है, वो खाद के उपयोग से बढ़ते हैं, न कि रासायनिक खाद के उपयोग से। अगर अपन उर्वरकों का उपयोग करेंगे तो ये मित्र जीव है, जैसे कैंसर वगैरह है, जो जो गैसों का आदान प्रदान करने वाले जीवाणु है, उनकी मृत्यु हो जाती है रासायनिक खाद की वजह से। जैविक खाद से इनकी संख्या बढ़ती है और ये किसान के मित्र जीवाणु है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। मिट्टी की बनावट की संरचना भी क्या होती है? जैविक खाद से सुधरती है, न कि रासायनिक खाद से। अब अपन आगे देखेंगे सिंचाई। सिंचाई क्या है, ये आपको ज्ञात ही होगा। फसल को पानी की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जो समय समय पर अपन पानी देते हैं, उसे क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। थोड़ा अपन जल्दी पढ़ेंगे ताकि पाठ जल्दी पूरा हो जाए। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। जिस तरीके से प्रत्येक जीव को आवश्यकता होती है, वैसे ही प्रत्येक पौधे को भी होती है। पौधे के फूल, फल एवं बीज की वृद्धि एवं परिवर्तन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण पौधा कहाँ से करता है? जड़ों से। जिनके साथ ही खनिज और उर्वरक भी अवशोषण होता है। यानी ये जो अपन ने पढ़ा खाद्यों के बारे में, खनिज के बारे में, उर्वरक के बारे में, ये जल के साथ ही पौधे जड़ों से अवशोषित करते हैं। पौधे में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीज का अंकुरण शुष्क कि पौधे के लिए जल आवश्यक क्यों है? क्योंकि बीज का अंकुरण है वो शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषकों का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। ये फसल को पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। यानी पौधे के प्रत्येक भाग तक पोषक तत्व जाते हैं जल के द्वारा, और ये जल है वो पौधे की क्या करता है? सुरक्षा करता है गर्म हवा और पाले से। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। यानी समय अंतराल पर, यानी आज अपने सिंचाई कर दी तो 10 दिन बाद, 5 दिन बाद फिर से जल देना, ये क्या सिंचाई कहलाती है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों को मिट्टी एवं ऋतु चक्र में भिन्न होता है। यानी अलग सर्दियों की ऋतु में कम पानी चाहिए, गर्मियों की ऋतु में फसल को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों है? यानी गर्मियों में पौधों को पानी अधिक क्यों दिया जाता है? और क्या ये मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? तो बिल्कुल होता है। गर्मियों में जल वाष्पन की दर अधिक होती है, जिसके कारण सिंचाई में गर्मियों में ज़्यादा पानी दिया जाता है और सर्दियों में गर्मियों की अपेक्षा कम सिंचाई की आवश्यकता होती है।
तो इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ, बुजो कहता है। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे क्योंकि बुजो ने सर्दी ऋतु के हिसाब से पानी दिया होगा, जिसकी वजह से गर्मियों में पौधों को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अब अपन देखते हैं सिंचाई के स्रोत यानी सिंचाई के साधन, किन किन तरीकों से और किन किन माध्यमों से अपन पौधों को पानी देते हैं, कहाँ से अपने पास पानी आता है। तो कुएँ, जलकूप यानी कुएँ, नलकूप है, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर आदि से जल स्रोतों से हम पौधों को पानी की आपूर्ति करते हैं। अब देखते हैं सिंचाई के तरीके, जिसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे सिंचाई के पारंपरिक तरीके यानी जो पुराने समय से सिंचाई के तरीके चलते आ रहे हैं कौन से हैं। यानी एग्जाम में पूछा जाता है कौन से पारंपरिक तरीके हैं, कौन से आधुनिक तरीके हैं, कौन सा सिंचाई का तरीका नहीं है, कौन सा पारंपरिक नहीं है, तो आपको याद रखना है। और जल स्रोतों के बारे में भी याद रखना है, निम्न में से कौन कौन से जल स्रोतों से सिंचाई की जाती है। यानी ये आप एक टेक्निक देख रहे हो, अपने चित्र को भी विस्तार से देखेंगे। कुआं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं। यानी जिन जल स्रोतों से अलग अलग तरीकों से सिंचाई की जाती है खेतों में, कैसे मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। कुओं से पानी निकालना हो, झीलों से या नहरों से, या तो मवेशी और मजदूरों का उपयोग किया जाता है। अंत ये सस्ते हैं परंतु ये कम दक्ष होते हैं। ये मवेशी और मजदूर सस्ते तो पड़ते हैं, खर्चा कम आता है, लेकिन इनमें कार्य क्षमता कम होती है, दक्षता कम होती है, ज़्यादा समय में लगता है सिंचाई करने में। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं। कुछ पारंपरिक तरीके जैसे मोट यानी गिरनी, जिसका चित्र आपको आगे दिख ही रहा है, यानी कुएं से पानी निकाला जाता है गिरनी की सहायता से, और फिर ये बड़ा सा सड़क बना हुआ है, ये जिसे बाहर आता ही पानी डाल दिया जाता है और नाली के द्वारा पानी खेतों में चला जाता है, मोट या घिरनी। चैन पंप, डेकली, रेट एंड उत्तोलक, ये चित्र आप आगे देखेंगे। रेट उत्तोलक का चित्र देखते ही आपको समझ में आ जाएगा यानी किस तरीके से ये पारंपरिक तरीके आपको याद रखना है। मोट, गिरनी, चैन पंप, डेकली, रेट या उत्तोलक। तो यह आपको चैन पंप दिख रहा है कुछ इस तरीके से, यानी पानी आते ही ये चक्र के ऊपर आता है, चक्र के ऊपर आते ही ये पानी खाली हो जाता है। खाली होता है एक कौन टाइप बना हुआ है इसके अंदर, और यहाँ से खेतों में चला जाता है। यानी ऐसी डेकलियाँ हैं जो कि सड़क है, यहाँ भी लगे होते हैं और ऐसे लगे होते हैं। यानी ये अंदर से आएगा, यहाँ खाली हो जाएगा, फिर अंदर जाएगा, पानी के अंदर भर के आएगा, खाली हो जाएगा, इस तरीके से ये चलता रहता है। ये चैन पंप है। और ऐसे ही रेट होता है, ये डेकली है, यानी इस बोतलों का उपयोग किया जाता है। यानी इस तरफ भारी पत्थर बांध दिया और ये अंदर जाएगा, भर के आएगा तो नीचे दबेगा और ये बाल्टी खाली खेतों में कर दी जाएगी। यानी प्राचीन समय में जब आधुनिक तकनीक नहीं थी तो इस तरीके से। और रेट आपको सर्वविदित होगा, चैन पंप और रेट में थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें रेट में ज़्यादा ये डिब्बे लगे होते हैं, यानी ये घूम रहा है, बैल की सहायता से घुमाया जाता है इसको, और यहाँ इस बेरिंग से ये भी घूमता है। जब बैल इधर घूमता है, जिस तरीके से वाहनों में लगी होती है उसी तरीके से ये घूमेगा और ये पानी के अंदर जाएगा और ये पानी बाहर आता रहेगा। यानी ये भर के आएगा नीचे से। यानी बड़ा सा सकरा होता है पानी, यानी जहाँ कम गहराई के कुएँ होते हैं वहाँ ये बहुत ही उपयोगी है, जहाँ ज़्यादा गहराई में पानी है वहाँ तो ये उपयोगी नहीं है। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, वर्तमान में हम पंप का उपयोग करते हैं, या तो डीजल या बायोगैस या विद्युत या सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो आइए आगे देखते हैं सिंचाई के साधनों में। परंपरागत तरीके अपने देखे, अब देखते हैं सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। वर्तमान में मानव है किस तरीके से खेतों में सिंचाई करता है जिससे श्रम शक्ति कम लगे और अधिक कम समय में सिंचाई कर सके। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं, यानी बहुत ही कम पानी में अधिक सिंचाई कर सकते हैं। मुख्य विधियाँ निम्न है। छिड़काव तंत्र यानी पानी छिड़कना, किस तरीके से इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो। उधरों पाइप या नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगा देते होते हैं और ये पाइप निश्चित दूरी पर कुछ पाइपों जुड़े होते हैं। जब पंप का सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो ये घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है और इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो
और छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। यानी एक तरीके से फुहारा तरीका दिख रहा है आपको। यानी ये कुएं से मोटर की द्वारा पानी आ रहा है, ये मुख्य पाइप है, ये जा रहा है और ये छोटे छोटे पाइप इसे जोड़ दिए, ये फुहारे जोड़ दिए। जब इसमें पानी जाएगा तो ये ड्रिप पे घूमेगी और छिड़काव होगा, और ये है छिड़काव तंत्र। यानी इससे क्या होता है कि बहुत ही कम पानी में अधिक सिंचाई हो जाती है और ये उबड़ खाबड़ ज़मीन पर बहुत ही आसानी से इसके छिड़काव किया जा सकता है, फसल सिंचाई की जा सकती है। तो आधुनिक विधि में पहला है अपना छिड़काव तंत्र, फिर है अपना ड्रिप तंत्र। आपको दिख ही रहा है। छिड़काव तंत्र में क्या होता है, ये ऊपर लगे होते हैं नोजल, यानी पानी की बरसात होती है, ये छिड़काव तंत्र है। जबकि ड्रिप में क्या होता है, ड्रिप में ये देखो वही टेक्निक है, ये प्रत्येक फसल तक पौधे तक पाइप जाएगा और यहाँ एक शहद के द्वारा पानी प्रत्येक पौधे की जड़ में जाएगा, यानी बूंद बूंद सिंचाई विधि है ये ड्रिप तंत्र। तो आइए देखते हैं ड्रिप तंत्र क्या है। छिड़काव तंत्र देखा, आधुनिक विधियों में दूसरा है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधे की जड़ में गिरता है, अंत से ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों में वृक्षों को पानी देने के लिए सर्वोत्तम तरीका है। यानी जो फलदार पौधे जिससे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और लगातार होती है उनके लिए, और जो बड़े पौधे होते हैं जिनको लगातार पानी की आवश्यकता होती है उनके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। यानी कम पानी में ज़्यादा सिंचाई हो जाती है। विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। इस तरीके में बिल्कुल भी पानी खराब नहीं होगा। अंत ये जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। यानी अपने रेगिस्तानी जिलों में, पश्चिमी राजस्थान में सरकार के द्वारा इस तरीके की सिंचाई विधियों में बहुत अनुदान भी दिया जाता है किसानों को, और किसान इस तरीके की विधियों का उपयोग करके पश्चिमी राजस्थान में अनार, खजूर जैसी खेती भी कर रहे हैं। अब सिंचाई की कुछ आधुनिक और कुछ परंपरागत विधियों के बाद हम आ जाते हैं खरपतवार से सुरक्षा। सिंचाई हो गई, फसल बहुत ही, लेकिन जब सिंचाई करते हैं फसल बोने की बात, तो फसल तो उगती है जो अपने बोई, उसके साथ साथ कुछ ऐसे पौधे उग जाते हैं जिसको अपने न बोया है और न ही वो अपने लिए उपयोगी होते हैं। यानी वे अनावश्यक पौधे जो फसल के साथ उग जाते हैं उसे क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। बूझे और पहली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत की फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उगे आए हैं। यानी उन्होंने क्या देखा कि फसल तो है, गेहूं के पौधे बहुत सारे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी पौधे हैं। तो वो क्या है, क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए? नहीं, ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए उगाए नहीं गए, ये अपने आप ही उगे प्राकृतिक रूप से। इनके बीज या तो फसल के बीज के साथ ही बो दिए गए या किसी तरीके से खेत में आ गए और ये खेत में उगे। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इस अवांछित पौधों को ही क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। जिसको न तो अपन ने बोया है, न जिसको अपन से कोई लाभ है, वे पौधे क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार हटाने के लिए निराई हटाते हैं, उसे क्या कहते हैं, खरपतवार खेत से हटाते हैं उसे निराई करना कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर जल फसल की वृद्धि को प्रभावित कर डालते हैं। तो अपन उन पौधों को क्यों हटाते हैं, क्योंकि ये अपने फसल को जो अपन देते हैं पोषक तत्व है, जल है, उसमें अपना भाग ले लेते हैं। यानी जल, पोषक, जगह सब घेरते हैं, ताकि जिससे फसल की वृद्धि क्या होती है, बाधित होती है। तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं, और कुछ खरपतवार बहुत ही विषैले होते हैं। अगर मानव इसके संपर्क में आ जाए, खेत में काम करता हुआ, तो भी खतरनाक है, और पशु खा ले तो भी क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। तो खरपतवार हटाने के लिए उनकी वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। कुछ उखाड़ के फेंक देते हैं, कुछ काटते हैं, कुछ छिड़काव के द्वारा उसे नष्ट करते हैं। फसल उगाने से पहले खेत को जोतने से खरपतवार उखड़ने और हटाने की सहायता मिलती है। यानी पहले जोतने से क्या होता है, खरपतवार की जो संख्या है, मात्रा है, कम हो जाती है खेतों में। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनके पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। अगर अपने खेत में खरपतवार उग गया है तो उसको हटाने का सही समय क्या होता है कि उसके फूल तो आ गए, लेकिन फूल में बीज बनने से पहले ही उसे हटा देना चाहिए। अगर बीज बन गए तो वो बीज वापस से ज़मीन के अंदर गिर जाएगी और फिर अगली साल बहुत ज़्यादा खरपतवार उगेगी। समय समय पर हटा दिया जाता है। ये कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। तो ये अपन देखना, खुरपी और हैरो का उपयोग किया है खरपतवार हटाने के लिए। हैरो का उपयोग जमीन को पोला करने के लिए भी। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है, जिसे खरपतवार नाशी कहते हैं। एंड कुछ खरपतवार नाशी
रसायन भी आते हैं, दवाएं भी आती हैं, जिसके उपयोग से भी अपन खरपतवार को खेत से हटा सकते हैं। जैसे कि 2,4-D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है। एंड 2 और 4-D ये खरपतवारनाशी क्या है, रसायन है, खरपतवारनाशी दवाएं हैं। तो आप इनके याद रखें खरपतवारनाशी रसायन कौन से है, तो 2 है, 4-D है। इसके खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। यानी इनकी विशेषता ये होती है खरपतवारनाशी रसायनों की कि इनके छिड़काव से फसल को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अनावश्यक जो पौधे अपने फसल के साथ उगाए हैं वो नष्ट हो जाते हैं। खरपतवारनाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे या फुहारा की सहायता से खेत में क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, ये चित्र में आप देख सकते हो, छिड़काव कर रहा है किसान और फसल के ऊपर ही कर रहा है, लेकिन ये फसल नहीं जलेगी। जो अनावश्यक पौधे खरपतवार उगाए हैं वो जल जाएंगे। जैसे 2A 4-D है, ये खरपतवारनाशी रसायन होते हैं। क्या खरपतवारनाशी का प्रभाव इसका छिड़काव करने वाले व्यक्ति पर पड़ता है, तो आपको सर्वविदित होगा ये खरपतवारनाशी जहरीले होते हैं। और ये जो छिड़काव करने वाला है ये अपने मुंह पर मास्क लगा रखा है, तो इससे अपन जान सकते हैं कि इन खरपतवारनाशियों का मानव पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। जैसा पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बोने से पहले ही खरपतवारनाशी छिड़काव करते हैं। खरपतवारनाशी छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अंत में इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि ये जहर होते हैं, फसलों को जो खरपतवारनाशी होते हैं उसे जलाने में काम आते हैं, तो उनका उपयोग मानव पर भी नकारात्मक ही पड़ता है। उपयोग करते समय, छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। तो ये अगर आप खेत में खरपतवारनाशी रसायनों का उपयोग कर रहे हैं तो सावधानी बरतें। अब अपना रहे हैं कटाई पे, यानी फसल की कटाई कब की जाती है, जब फसल पक के तैयार हो जाती है तब कटाई की जाती है। यानी अपन थोड़ा जल्दी पड़ रहे हैं, आपसे हम बनाए रखें और हमारे साथ बने रहे। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। यानी हमारे भारत में मशीनों से फसल की कटाई का कार्य होता तो है, लेकिन परंपरागत तरीके से जो छोटे किसान हैं वो दराती की सहायता से हाथ से ही काटते हैं। यानी बड़े किसान मशीनों का उपयोग करते हैं। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ से कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। याद रखें, हार्वेस्टर किसे कहते हैं, फसल काटने की मशीन होती है उसे क्या कहते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीज एवं दानों को भूसी से अलग करने का होता है। यानी जब अपन ने मान लो छिट्टे ले लिए किसी भी फसल के, काट लिया है हार्वेस्टर की सहायता से, लेकिन उसे अलग करना, फिर उससे क्या निकालना, अनाज निकालना या दाने निकालना, जो भी फसल है, तो थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, कटी हुई फसल से दाने अलग करना, बीज अलग करना, थ्रेसिंग कहलाता है। ये थ्रेसर मशीन की सहायता से काम किया जाता है। ये कार्य कंबाइन मशीन या कंबाइन, ये दराती आपने देख ली। अगले पेज में अपने चलते हैं। कंबाइन या सामान्य भाषा में से थ्रेसर कहते हैं। इन कंबाइन की सहायता से अपन क्या करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का ही क्या होता है, संयुक्त रूप होता है। कंबाइन एक तरीका हार्वेस्टर और थ्रेसर का मिक्सर रूप होता है। छोटे खेतों वाले किसान अनाज को दाने को पटक कर यानी विनोइंग अलग करते हैं। आप इनके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। यानी छोटे किसान होते हैं जिसकी फसल कम होती है, वो अलग तरीके से, पारंपरिक तरीके से हाथों से भी दाने अलग करते थे, पटक कर, जिसे विनोइंग कहते हैं। ये देखो कंबाइन खेत में काम कर रहा है, ये काटेगा भी और साफ भी कर देगा, साथ में दोनों कार्य करता है। तो कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, तो सही बात है, फसल अपन ऊपर से काटते हैं को, तो कुछ टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, इन्हें किसान जला देते हैं। एंड कुछ किसान हैं जिसके लिए ये उपयोगी नहीं होते, उसे जला देते हैं। पहले उन टुकड़ों को खेत में जलाने के कारण चिंतित है, ये जानती हैं कि इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने की भी खतरा होता है। यानी पराली जलाना कहते हैं इसे। यानी किसान टुकड़ों को जला देते हैं। तो देखो आगे क्या होता है। यानी विनोइंग फटक वाली मशीन, यानी ये हाथ से भी क्या करते हैं किसान, अपने बीज अलग करते हैं, थ्रेशिंग करते हैं। आगे अपन देखते हैं कटाई पर्व। यानी कटाई के समय कोई त्यौहार आते हैं क्या फसल की। 3-4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद कटाई के समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों का उद्यम, उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है।
ये समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का होता है, क्योंकि पिछली ऋतु में पर्यटन का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई के समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ ही कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल कहाँ मनाया जाता है? दक्षिणी भारत में। बैसाखी पंजाब हरियाणा। होली, दीपावली, नयाबू, बिहू, ये सब क्या है, भारत के प्रत्येक भाग में ये कटाई के समय त्यौहार मनाए जाते हैं। तो आप याद रखना कटाई के समय कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो पोंगल है, बैसाखी है, होली है, दीपावली है, नामान्या है और बिहू है। अब कटाई हो गई। अब कटाई के बाद आपको क्या करेगी? अपन करेंगे भंडारण, फसल को स्टोर करना। उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उसे नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होता है। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि ताज़ा काटी गई फसल के दाने इन बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया जाता है तो उनके खराब होने तथा जीवों द्वारा आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। यानी आपने पूरी सावधानी से अगर फसल को ले लिया है लेकिन उसका भंडारण सही तरीके से नहीं किया तो भी अपनी मेहनत क्या हो सकती है? बेकार हो सकती है। इससे उनके कीट पीड़कों जैसे यानी कीट जो दानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनके नष्ट करने के लिए उनके कीट पीड़कों का उपयोग करें। जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृह में किया जाता है, जिससे उनके पीड़कों जैसे कि सुरक्षा हो सके। पीड़कों से अगले पेज में देखेंगे। मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम के नीचे ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां रखते हुए देखा है। मुझे आश्चर्य हुआ। क्योंकि वो आक्रमण करने वाले जीवों से उसकी सुरक्षा। ये अनाज भंडारण हेतु साइलो बने हुए हैं, यानी इसमें किसान अपना अनाज है वो भंडारित कर सकते हैं। ये भारतीय सरकार के होते हैं, भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। राज्य सरकारें भी बनाती है, कुछ निजी संस्थानें भी इनको बनाती है और किसान को नाम मात्र का किराया लेके इसमें बीज भंडारित कर सकता है। यानी पूरी तरीके से सुरक्षित है, किसी भी तरीके से जीव इस पर हावी नहीं हो गए। इसके अंदर देख लो आप किस तरीके से रखे हुए भंडार गृह में अनाज का भंडारण, लंबे समय तक ये अनाज है वो खराब नहीं हो गए। चूहे और कीटों से सुरक्षित रखा जा सके, यानी जो नीम की पत्तियां डाल देते हैं अनाज के बीजों के साथ, जिससे क्या होते हैं ये चूहे और कीटों से सुरक्षित रहते हैं। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडार घरों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किए जाते हैं। यानी हमने साइलो है, इसमें रासायनिक विधि से भी उपचार के द्वारा इन्हें सुरक्षित रखा जाता है। तो ये आपको कुछ जंतुओं से भोजन, अगला अपना पार्ट है जंतुओं से अपने को भोजन कैसे प्राप्त होता है। आपको इस सारणी पूर्ति करने के बाद पता चलेगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों से रहने वाले लोगों का मछली मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षा में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने कभी सीखा कि फसल उत्पादन में विभिन्न चरण होते हैं। हमने सीखा भी ये फसल कितने तरीकों से किन किन चरणों से गुजरने के बाद उत्पादित होती है। बीजों का चयन, बुवाई इत्यादि इस प्रकार के घरों में अथवा फार्म में पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब ये बड़े पैमाने पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। जब पशुओं को हम बड़े पैमाने पर पालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पशुपालन। तो पहले क्या कह रही है? मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में होता है। तो मछली के तेल से अपने को कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। तो याद रखें। आगे अपने देखते हैं, अपने पाठ को जारी रखते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से जीव और पौधे हमारे लिए उपयोगी है। कुछ शब्द आए, कृषि पद्धतियाँ अपने पढ़ा पाठ में। पशुपालन अभी देखा, फसल, उर्वरक, भंडार गृह, कटाई, यानी कृषि पद्धतियाँ यानी कृषि करने के अलग अलग तरीके। कृषि के अंदर जो भी स्टेप अपनाए जाते हैं, बुआई, कटाई, निराई, गुड़ाई, छटाई, ये सब कृषि पद्धतियाँ। पशुपालन यानी अपने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिक मात्रा में पशुओं को अपने पास रखते हैं और उनसे अपने आवश्यकता पूर्ति करते हैं। पशुपालन। फसल यानी खेत के बड़े भाग में एक ही प्रकार के पौधों को बोना। उर्वरक जिससे पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होती हो, यानी ये रासायनिक होते हैं, फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। भंडार गृह जहाँ अपन अपने पौधों को
पौधों से प्राप्त बीजों को यानी अनाज को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। कटाई यानी फसल को पक जाने के बाद काटना। सिंचाई यानी फसल को जल आवश्यकता की पूर्ति हेतु समय समय पर पानी देना। खरीफ और रबी फसलों के प्रकार। खाद यानी ये खाद क्या होती है, रासायनिक नहीं होकर जैविक होती है, जिसे किसान अपने खेत में बनाता है। हल खेत जोतने का साधन। रबी फसल, खरीफ और रबी अपने देखा। बीज बोने के काम आता है। चाइलो भंडार गृह होते हैं। बुआई फसल बोना खेत में। भंडारण यानी एक जगह इकट्ठा करना। थ्रेशिंग यानी जब फसल काट देते हैं तो चिट्ठी में से बीज निकालना। खरपतवार अनावश्यक पौधे हटाना। खरपतवार नाशी यानी ऐसे रसायन जिसके द्वारा अपने खरपतवार को हटा सकते हैं लेकिन फसल को कोई नुकसान नहीं होता, जैसे 2A 4D है। फटकना यह पारंपरिक विधि है जिससे छोटे किसान अपने खेत की फसल काटने के बाद उससे अनाज के दाने निकालते हैं। तो ये शब्द अपने देखे, ये पूरे पाठ का सार आ गया। क्या सीखा आपने, क्या सीखा ये अपन ने देख लिया। क्या सीखा जल्दी से पढ़ते हैं। अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। अलग अलग तरीके से बहुत सारी कृषि पद्धतियाँ अपनाकर अपन क्या करते हैं, बढ़ी हुई जनसंख्या भारत की यानी 150 करोड़ के आसपास हो जाएगी भारत की जनसंख्या आने वाले समय में। तो उसकी पूर्ति के लिए अपन ज़्यादा उत्पादन आवश्यक है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। तो फसल किसे कहते हैं, किसी स्थान पर एक ही प्रकार के उगाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हमें 2 वर्गों में बांट सकते हैं, रबी और खरीफ की फसल। जुताई करने से मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है, यानी हल जुताई में और पाटल समतल करने में काम आता है। बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उसके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों का अच्छी किस्म का चयन करने के लिए स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है, यानी बुआई के साधन है। मिट्टी की पोषकता वृद्धि पूर्ण पूर्ति आवश्यकता होती है, जिसे अकार्बनिक खाद तथा उर्वरकों का उपयोग से कार्बनिक खादें उर्वरकों उद्योग से किया जाता है। फसलों में नई किस्मों का आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत ही वृद्धि हुई है, यानी नई नई किस्में आ रही है वैज्ञानिक तरीके से पैदा की हुई, तो उसमें उर्वरकों की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता भी होती है। उचित समय अंतराल पर फसल को जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। निराई से अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। यानी खरपतवार को हटाना निराई विधि के द्वारा जो बिना काम के। कटाई करते हैं पकी हुई फसल को हाथों से या मशीन से काटना। दाने को भूसी से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। बीजों को पेड़ों अथवा सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करने के लिए उचित भंडारण की आवश्यकता होती है, जिसे हम भंडारण करते हैं साइलों में। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। तो इस तरीके से अपने अध्ययन किया अपने पाठ का। अगला भाग अपने अभ्यास का आरंभ होता है प्रश्न उत्तरों का, तो ये अपना अगले वीडियो में करेंगे। यानी उचित शब्द जानकर एक ही स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए जाए पौधों को क्या कहते हैं, तो इसको फसल कहते हैं। यानी क में आ जाएगी फसल। फसल उगाने के पहले प्रथम चरण में मिट्टी को क्या किया जाता है भाई, तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से अपन देखेंगे अगले वीडियो में प्रश्न उत्तर। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।